हाय एवरीवन, रिएक्ट 19 ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है और अगर अब आप लोग रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको V19 लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो अभी करंट और लेटेस्ट वर्जन है वो है V19 वर्जन 19। अगर इससे पहले मान लो आप 15-20 दिन पहले यहाँ पे चेक करते ना तो यहाँ पे आपको मिलता 18 पॉइंट कुछ वर्जन यहाँ पे देखने को मिलता। ओके, अब आप बोलोगे यार ये तो पहले रिलीज नहीं हो चुकी है V19, आपने प्लेलिस्ट भी बना दी। देखो, पहले इसका RC वर्जन आया था, अब इसका ऑफिशियल वर्जन आया है। आपको ध्यान रखना है आरसी वर्जन और ऑफिशियल वर्जन के अंदर फीचर सारे के सारे सेम है, बट डिफरेंस क्या था। आरसी को हम लोग बोलते हैं रिलीज कैंडिडेट। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने रिलीज तो कर दिया है, अब आप इसको यूज करो ना करो आपकी मर्जी है। हो सकता है इसके अंदर कुछ बग्स हो सकता है इसमें कुछ फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली काम ना कर रही हो, तो धीरे धीरे वो स्टेबल करेंगे। तो 6-7 महीने पहले इन्होंने अप्रोक्सीमेटली अप्रैल के अंदर जो रिएक्ट 19 वर्जन था आरसी के साथ में वो रिलीज कर दिया था। अब इनको कोई भी इशू देखने को मिले, जो भी छोटे मोटे इश्यूज थे वो उन्होंने फिक्स कर दिए। तो अब इन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि रिएक्ट 19 सही से काम कर रही है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये स्टेबल है, इसको ऑफिशियली आप यूज कर सकते हो। तो पॉइंट इतना सा है, आरसी और जो स्टेबल रिलीज होती है इसके अंदर फीचर सारे के सारे सेम होते हैं, बट थोड़े दिन पहले आरसी वर्जन रिलीज कर देते हैं ताकि कुछ बग्स वगैरह होंगे तो हमें पता चल जाएंगे, लोग बता देंगे कि हमने यूज करके देखा ये प्रॉपर्ली चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट है 19 वाली, इसको देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स बनाए हैं वो रिएक्ट 19 वाले वर्जन के अंदर ही बनाए हैं, हिंदी के अंदर अवेलेबल है। ये प्लेलिस्ट आपकी जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प करेगी। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं सारे के सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो देखो, रिएक्ट 19 के अंदर बेसिकली दो तरीके के चेंजेस आए हैं। पहले न्यू फीचर्स आए हैं बहुत सारे और कुछ इंप्रूवमेंट आए हैं। अब इंप्रूवमेंट में और न्यू फीचर में क्या डिफरेंस है? न्यू फीचर का मतलब है कि ये वाले फीचर्स पहले अवेलेबल ही नहीं थे, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट का मतलब है कि ये फीचर्स तो अवेलेबल थे बट इसमें कुछ एड ऑन कर दिया। जैसे कि पहले हम लोग रेफ थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करते थे, अब थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करते हैं। कंटेक्स्ट एपीआई पहले थी, पहले उसको थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करा जाता था, अब उसको थोड़ा सा इजी कर दिया है। पहले कस्टम एलिमेंट का सपोर्ट था बट वहां पे एरर्स देखने को मिलते थे, बट अब आपको वो एरर्स देखने को नहीं मिलेंगे, आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस पार्ट के अंदर हम लोग कोई भी कोड रन करके नहीं देखने वाले। कोड मैं आपको इस तरीके से दिखा दूं कि अच्छा ये कोड रिएक्ट 19 का है, पहले इस तरीके से यूज करते थे, अब इस तरीके से यूज करते हैं। बहुत जगह पे आपको कोड देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बट ये इतना सारा कोड है, इतने सारे फीचर्स हैं, इस पार्ट के अंदर करके नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे हुक्स हैं हमारे, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएंगे और इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जैसे कि यूज ट्रांजिशन है, यूज एक्शन स्टेट है, यूज फॉर्म स्टेटस है, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुका हूं, ठीक है। और जल्द ही यूज ऑप्टिमिस्टिक एस पे वीडियोस भी बन जाएंगी, बाकी सारे फीचर्स के ऊपर बन जाएंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट दोनों में मिल जाएगा। ओके, पहले बात करते हैं न्यू चेंजेस क्या है, न्यू फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, एक्शंस आए हैं, एक्शन के अंदर कुछ हुक्स है। अब एक्शन क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, बट एक्शन के अंदर मोस्टली हुक्स आए हैं, जैसे कि यूज ट्रांजिशन, यूज ऑप्टिमिस्टिक, यूज एक्शन स्टेट, यूज फॉर्म स्टेटस, ये न्यू चेंजेस हैं। इसके अलावा कुछ न्यू एपीआईज भी आई हैं। अब आप बोलोगे एपीआईज क्या होती हैं? जो डेटाबेस वाली, वो नहीं। देखो, एपीआईज दो तरीके से होती हैं। बहुत बार जो हमारे फीचर्स होते हैं ना, उनको भी एपीआईज बोल दिया जाता है, और एपीआईज बेसिकली जो डेटाबेस से हम लोग डाटा को फेच वगैरह करते हैं उनको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाली, इंटीग्रेशन वाली एपीआईज है ना, वो नहीं है, ये फीचर्स वाली हैं। तो एक तो यूज करके एक न्यू एपीआई आई है, एक प्री-रेंडर टू नोड स्ट्रीम, ये चीजें आई हैं। और जो हमारे सर्वर एक्शन होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी कुछ न्यू चीजें हैं जो इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इंप्रूवमेंट, रेफ में चेंजेस हैं, हाइड्रेशन एरर के अंदर चेंजेस हैं, कंटेक्स्ट एपीआई में, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लीनअप फंक्शन यूज कर सकते हो रेफ के साथ। यूज डेफर्ड एक हमारे पास पहले हुक होता था, उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दे पाते थे, अब हम उसकी इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर अब आप लोग डॉक्यूमेंट मेटा, स्टाइल शीट, असिंक स्क्रिप्ट, ये यूज कर सकते हो। प्री लोडिंग रिसोर्सेज का भी फंक्शन आ गया, जो अब जो हमारी एरर रिपोर्टिंग होती थी वो थोड़ी सी बेटर हो गई है। कस्टम एलिमेंट का सपोर्ट आ गया प्रॉपरली। सो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बट पहले बात करते हैं एक्शंस की, बिकॉज एक्शन एक मेजर टॉपिक है। रिएक्ट जीएस ने अब पता है क्या करा है, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं ना, उनकी हैंडलिंग के ऊपर बहुत काम करा है। उनको ऐसा लगता था कि जो फॉर्म हैंडलिंग होती है, फॉर्म का हैंडलिंग का मतलब क्या है, एक फॉर्म बना के उसमें कुछ इनपुट फील्ड लेके एक सबमिट वाला बटन रहता है ना बेसिकली, तो इसको हैंडल करने के लिए कि इसको इजीली हैंडल करा जा सकते, थोड़ा और फास्ट कर पाए इसको, उसके लिए बहुत काम करा है। और जो एक्शंस और एक्शन है ना, उसी के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो ये एक्शंस वाला फीचर है ना, इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो एक्शंस, ये बेसिकली फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन, कैसे फंक्शन, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक एक्शन, ये एक्शन, ये है HTML का एक एट्रीब्यूट। देखो, आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे एक्शन है।
इस एक्शन के अंदर हमें एक्शंस पास करने होते हैं, यानी कि ये फंक्शन पास करने होते हैं, ठीक है। तो जो ये एक्शन वाली चीज़ है, ये कहीं कहीं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको ब्लॉग पे लेके इस तरीके से रिएक्ट V19 पे लेके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। एंड देन सबसे पहले मिलेगा एक्शंस, ये देखने वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सबमिट, हैंडल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ अभी। तो एक्शन फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम लोग एक्शंस पास करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग पास करते हैं। अब ये एक्शंस क्या होते हैं? ये फंक्शंस होते हैं जो असिंक ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं एक्शंस। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ऐसे फंक्शंस जो असिंक ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं उनको एक्शंस बोला जाता है। और ये एक्शंस होते हैं ना, ये हमारे फॉर्म का डाटा होता है और डाटा सबमिटिंग होती है, उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं। और मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, एग्जैक्ट सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा मैं सोचना कि मैं खुद के पास से बता रहा हूँ। एक्शंस दैट यूज असिंक ट्रांजिशन आर कॉल्ड एक्शंस। एक्शन ऑटोमेटिकली मैनेज सबमिट डाटा फॉर यू। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब ऐसे तो ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी है, एक एक चीज यही बताने लग गया ना मैं आपको, तो बड़ी लंबी चली जाएगी वीडियो। तो मेन जो पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। तो कहने का पॉइंट ये है कि ऐसे फंक्शन जिनके अंदर हम लोग एपीआईज कॉल करते हैं, प्रॉमिस हैंडलिंग करते हैं, असिंक अवेट यूज करते हैं, उनको बोला जाता है एक्शंस। ये हमारे पास एक हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने असिंक यूज करा ना, असिंक ट्रांजिशन यूज करा, अवेट। अब ये मत सोचना कि इसके अंदर असिंक अवेट यूज कर लिया तो इसके अंदर प्रॉमिस रहेंगे, तो बिकॉज प्रॉमिस भी बेसिकली असिंक अवेट ही होते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो ये मत सोचना कि अगर प्रॉमिस आ गया इसके अंदर लिखा हुआ तो वो एक एक्शन नहीं रहेगा, चाहे असिंक अवेट हो चाहे प्रॉमिस हो, अगर ये चीजें हैं तो उसको आप लोग एक एक्शन कह सकते हो। तो ये बेसिकली करेगा क्या एक्शन, जो आपका फॉर्म का डाटा होता है ना उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। अब ऑटोमेटिकली हैंडल कैसे कर लेगा? इन हुक्स की हेल्प से। यूज ट्रांजिशन, यूज ऑप्टिमिस्टिक, यूज एक्शन, यूज फॉर्म स्टेट। क्या सारे के सारे एक साथ यूज करने हैं? जी नहीं, जिसकी आपको जरूरत है वो आप यूज कर सकते हो। इवन डोंट वेरी, इनके ऊपर अलग से पार्ट्स भी आएंगे और 3 के ऊपर तो मैं बना ही चुका हूं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट के ऊपर और लास्ट 2 के ऊपर। इनके ऊपर यूज ऑप्टिमिस्टिक, बड़ा अजीब सा नाम है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जल्दी। कूल, ओके। सो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक चीज को। सो यहाँ पे इसने बोला बिफोर एक्शन, कि जब हमारे पास एक्शन नहीं होते थे तो एक सबमिट फॉर्म को सबमिट करते थे तो उसको कैसे हैंडल करते थे। तो यहाँ पे एक हैंडल सबमिट हमने फंक्शन बना दिया, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक स्टेट लेते थे, यूज स्टेट, इज पेंडिंग और इज सेट पेंडिंग। अब आप बोलोगे इससे क्या लेना देना है? जब आप लोग एक फॉर्म सबमिट करते हो तो उस पर कोई एपीआई वगैरह कॉल होती है, और जो सबमिट वाला बटन होता है ना, आप चाहते हो डिसेबल हो जाए, बार बार क्लिक ना करे। अब मान लो एक फॉर्म के ऊपर एक फॉर्म बनाया, उसमें डाटा डाल दिया, आपने 20 बार क्लिक कर दिया, गलती से 20 यूजर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कभी ना कभी हुआ भी होगा, अगर आप लोगों ने कोई बेसिक सा HTML वगैरह के ऊपर काम करा है, तो अगर आपने 2-3 साल तक काम करा है ना, बिल्कुल फ्रेशर हो तो मे बी आपने कभी ये चीज़ फेस करी नहीं होगी, बट अगर आपने 2-3 साल तक काम कर रखा है तो कभी ना कभी देखा होगा कि बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि भाई एक बटन का जब तक वो उसका एक पूरा फीचर है, एपीआई वगैरह कॉल नहीं हो जाती, सबमिट नहीं हो जाता सब कुछ, तो उसको डिसेबल कर दो या फिर लोडर दिखा दो। आप लोगों ने बहुत जगह पे लोडर देखे होंगे ना, वो इसीलिए होते हैं कि बार बार वहां पे क्लिक ना कर पाए हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे इस पेंडिंग दिखा देते हैं, और इस पेंडिंग के बेस पे हम लोग इस बटन को, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस बटन को डिसेबल करते हैं कि जब तक इस पेंडिंग है, यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया, और जब इसका रिजल्ट आ गया तब इसको वापस से इनेबल कर दिया। तो ये कहने का पॉइंट है इसका। तो पहले हम लोग ऐसे करते थे, बट अब क्या है, इसने बोला यूजिंग पेंडिंग स्टेट फ्रॉम एक्शन। अब यहाँ पे कौन सा एक्शन? यूज ट्रांजिशन, ये इन्होंने यूज करके दिखाया। देखो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज ट्रांजिशन टू हैंडल द पेंडिंग स्टेट। अब इसमें यूज ट्रांजिशन है ना, इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो जैसे कि यूज स्टेट से हम लोग 2 चीजें निकालते थे ना, एक नेम और एक तो उसकी स्टेट की वैल्यू और एक स्टेट को सेट करने के लिए। इसी तरीके से यूज ट्रांजिशन के अंदर भी आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो वो पेंडिंग है कि नहीं है उसकी स्टेट मिलेगी कि भाई पेंडिंग है, फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स है या फिर ट्रू, और दूसरी उसका एक फंक्शन होगा। तो जो फंक्शन होगा ना, ये आपको यूज करना है हैंडल ट्रांजिशन के अंदर। इस तरीके से पहले हमने क्या करा था, इस तरीके से ना। अब जितना भी ये डाटा दिख रहा है जो मैंने भी हाईलाइट करा, इस सारे को उठा के ना, सारे डाटा को उठा के इस वाले फंक्शन के अंदर रख लो, यूज ट्रांजिशन के। अब आप बोलोगे इसका क्या फायदा होगा? जब ये वाला फंक्शन इसके अंदर रख देंगे ना, तो ये इस पेंडिंग अपने आप बता देगा कि भाई ये जो आपका एपीआई कॉल है, डाटा है ना, वो प्रॉपरली सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। और देन इसको उठा के आप लोग यहाँ पे रखोगे इस तरीके से, यहाँ पे देखो पेंडिंग को, ठीक है। तो ये
इस वाली पेंडिंग है यूज ट्रांजिशन वाली, तो ये इसको ट्रू एंड फॉल्स करेगी। बहुत बार इसके अंदर दिक्कत भी आती थी जब आप लोग ये वाला तरीका यूज करते थे ना, कभी कभी पहले आपका ये वाली लाइन बाद में एग्जीक्यूट होती थी, ये पहले हो जाती थी, तो ये प्रॉपरली काम नहीं करती थी। तो ये एग्जैक्टली जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तभी एग्जैक्टली उस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। देन इसने बाद में कुछ कुछ बोली, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि ये एक्शंस वगैरह क्या होते हैं, इसने बताया आपको। देन उसके बाद में इसने सेकंड ऑप्शन बताया यूज एक्शन स्टेट वाला, जो मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज एक्शन स्टेट ये बता रखा है ना, इसके बारे में बताया इसने। ये आपको 3 चीजें देगा। पहले तो वो 2 चीजें मिल रही थी ना इसके अंदर, कौन सी, एक तो इज पेंडिंग, एक स्टार्ट ट्रांजिशन। इसके अंदर आओगे तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे सबमिट एक्शन, इज पेंडिंग और एक एरर। ये भाई एरर को भी हैंडल कर लेगा साथ में, ठीक है। तो देन अब आपने क्या करा, जो ये था ना सबमिट एक्शन, इसको यहाँ पे फॉर्म के एक्शन के साथ में लगा दिया, ठीक है। और इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल करा, जितना भी आपका डेटा था, ठीक है, सबमिट वाला इसके अंदर कॉल करा, इस यूज स्टेट एक्शन के अंदर। तो पेंडिंग वाला भी अपने आप बता देगा यहाँ पे। अगर इसमें कुछ एरर आया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एरर है, तो ये एरर भी स्टेट के अंदर आ जाएगा, और ये तो हमने इसके सबमिट के ऊपर कॉल कर ही लिया। तो यूज एक्शन स्टेट आपकी पेंडिंग और उस फॉर्म सबमिट के साथ साथ उसके एरर को भी हैंडल करेगा। काफ़ी पावरफुल है, राइट। देन इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हाँ, ये किसी जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्शन होता है यहाँ पे हम लोग एक्शन वाला फंक्शन कॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि एक्शन है, तो जो ये हमारा फंक्शन रहेगा एक्शन वाला, ठीक है, एक्शंस वाला ये फंक्शन रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है कि एक्शन के अंदर जो आपका एक्शंस वाला फंक्शन रहता है उसको डालना होता है, ठीक है। देन आपका आता है कि यूज फॉर्म स्टेट। यूज फॉर्म स्टेट का ना इन्होंने अच्छे से एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, छोटा सा एग्जांपल बताया इसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिएक्ट के, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर करना है क्या, आपको एक फॉर्म बनाना है, इसके अंदर आपकी जितने भी बटन वगैरह रहेंगे, जितने भी डाटा वगैरह रहेगा इसके अंदर रखो। एंड देन जो हमारे पास यूज फॉर्म स्टेट है ना, इसको चाइल्ड में यूज करना है, और इस फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा पेंडिंग है, उसकी कितनी वैल्यूज हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं एक पार्ट बना चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हो। तो कहने का पॉइंट ये है कि यूज फॉर्म स्टेटस के अंदर जितनी भी फॉर्म की वैल्यूज रहेंगी, स्टेट रहेगी, वो पेंडिंग है, सबमिट हो चुका है, सारी की सारी आपको स्टेटस के अंदर मिल जाएंगी। बट आपको ये जो सबमिट वाला फंक्शन रहेगा ना, यूज स्टेट वाला, ये फॉर्म के अंदर एज ए चाइल्ड यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। देन इन्होंने ऐसा भी बोला कि आप चाहो तो यहाँ पे कंटेक्स्ट एपीआई का यूज कर सकते हो, बट बेटर है कि आप लोग यूज फॉर्म स्टेट का यूज करो, ठीक है, ओके। देन यूज ऑप्टिमिस्टिक न्यू हुक है बेसिकली, और बट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना है इसको, तभी आपको समझ में आएगा। मान लो आप एक फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ठीक है, और फॉर्म सबमिट करने में आपको मान लो आपको 20 सेकंड लग रहे हैं, बट आप चाहते हो कि जब तक 20 सेकंड लगेंगे ना, तो जो डाटा है मैं इसी तरीके से ना दिखाऊं कि बस वो लोडर ही घूमता रहे, मैं डाटा को पहले दिखा दूं कि डाटा अपडेट हो चुका है। मैं कोई फॉर्म ढूंढता हूं आपके लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से अपडेट यूजर फॉर्म, कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ ये वाला आ गया, ठीक है। इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म है, और जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे ना, ये नाम आपके मान लो यहाँ पे भी आ रहा है, जॉन डियो यहाँ पे भी दिखा रहा है, कहीं कुछ और भी कहीं पे दिखा रहा है। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे 20-25 सेकंड लेगा, और तब तक आप चाहते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे टाइप करा ना, वो यहाँ पे या फिर जहाँ पे भी नाम दिखाना चाहिए वहाँ पे वो दिखा दे, वेट ना करे इसका, ठीक है। तो आप यूज ऑप्टिमिस्टिक फॉर्म का यूज हुक का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस हुक का यूज करोगे, सेव पे क्लिक करोगे, तो तभी आपका यहाँ पे नाम दिखा देगा। अब इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी एपीआई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो तब हमने पहले नाम यहाँ पे दिखा दिया जो भी हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर नाम भेजा था। बट मान लो एपीआई से कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉपरली चीजें हैंडल नहीं हुई, तो यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली हटा भी देगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि भाई अब इसको हटाएंगे कैसे, लगा दिया तो अपने आप ये क्या करेगा, आपको मैनुअली हटाने की जरूरत नहीं, कुछ कोड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप उससे हटा देगा कि नहीं भाई जो मैं जो वैल्यूज डाली थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो यूज ऑप्टिमिस्टिक नेम, यहाँ पे जो नेम था वो हम लोगों ने डाल दिया, और यहाँ पे ये डिस्प्ले भी हो गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये बता दिया कि भाई जैसे आपका करंट नाम है वो नॉट इक्वल टू इसके है, ऑप्टिमिस्टिक के है, तो इसको आप लोग क्या कर दोगे, डिसेबल कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो सीधा सीधा कहने का पॉइंट ये है यहाँ के हिसाब से कि जब हम लोग डाटा को सबमिट करते हैं तभी उसका नाम कहीं कहीं पे दिखाना चाहते हैं, जो भी डाटा अपडेट कर रहे हैं उसको कहीं कहीं पे दिखाना चाहते हैं, तो यूज ऑप्टिमिस्टिक स्टेट हुक की हेल्प से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और बाद में उस केस में कोई एरर आता है, एपीआई वगैरह फेल हो जाती है, तो उसकी एरर हैंडलिंग ये हुक अपने आप में कर लेता है, ठीक है, ओके। देन हमारे पास बात आती है, जो हम लोग इन हुक्स की बात कर रहे थे, यूज। ये एक काफ़ी अच्छा फीचर आया है यूज, इसकी हेल्प से ना आप लोग 2-3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़
सस्पेंस एक फीचर होता है रिएक्ट के अंदर, उसके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, सस्पेंस वाला फीचर मैं आपको समझाता हूँ पहले एक बार के लिए, ताकि आप लोग यूज़ को अच्छे से समझ पाओ। ये जो कमेंट्स वाला आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर कोई एपीआई वगैरह कॉल हो रही है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉमिस हैंडल हो रहा है, तो तब तक जो ये सस्पेंस है ना, ये क्या करेगा, ऊपर लोडिंग दिखा देगा। बहुत बार आपने देखा ना, लोडर दिख रहा है, लोडिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, डाटा एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, और हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन भी, हम लोग चाहते नहीं कि ब्लैंक स्क्रीन सी दिखे वहाँ पे, बिकॉज 10 सेकंड तक 15 सेकंड तक ब्लैंक स्क्रीन दिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे हम लोग लोडिंग दिखाना चाहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग सस्पेंस के साथ कर सकते हैं। इसमें कंपोनेंट के अंदर कोई भी हमारे पास एपीआई वगैरह कॉल हो रही होगी या फिर कुछ भी प्रॉमिस हैंडल हो रहा होगा, तब तक हम लोग यहाँ पे लोडिंग दिखा देंगे, बिकॉज सस्पेंस चेक कर लेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ काम चल रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी एपीआई कॉल हो रही है या फिर आपका प्रॉमिस हैंडल हो रहा है, उसको यूज के अंदर कर सकते हो इस तरीके से। और जब तक ये आपका प्रॉमिस रिजोल्व नहीं होगा, ये यूज क्या करेगा, आपका जो सस्पेंस है ना, उसको सस्पेंड करके रखेगा, वहां पे लोडिंग दिखाता रहेगा, और जैसे ये रिजोल्व हो गया, इसको हटा के जो एक्चुअल डाटा दिखाना होता है वो दिखा देगा, ठीक है। एक तो इसका यूज ये हो गया। सेकंड यूज ये क्या, इसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, ये थोड़ा ना इंप्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज से कुछ फायदा नहीं है जो इन्होंने एक दिखाया, बट ये कुछ मेजर है भी नहीं, राइट। देन उसके बाद में इन्होंने एक चीज बताई है कि आप इसको यूज कंटेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। मान लो आपने कोई कंटेक्स्ट एपीआई है, उसका यूज कर रखा है डाटा को किसी और कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाने के लिए, तो आप लोग जो ये आपकी कंटेक्स्ट एपीआई रहेगी, उसको यूज के अंदर इस तरीके से यूज करोगे ना, तो आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि थीम है, उसका कलर है, फॉन्ट साइज है, जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएंगी। अब आप बोलोगे ठीक है, यूज़ का हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई के साथ में यूज़ कर लेते हैं, बट जो नॉर्मली कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हैं उसके साथ ही कर लेंगे ना, इसका यूज़ क्यों करना है, मैं आपको बताता हूँ। एक पहले एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, जब आप लोग आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, थीम कंटेक्स्ट ना, अगर इससे डाटा को गेट करना है तो आपको यूज़ कंटेक्स्ट हुक का यूज़ करना होता था इस तरीके से, ठीक है। देन आपको इस तरीके से वैल्यू मिलती थी, और यहाँ पे आप लोग इसी तरीके से वैल्यू ले सकते हो, देन इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूज़ लिखा है आपने, और यहाँ पे क्या लिखा था, यूज़ कंटेक्स्ट, बस इतना ही डिफरेंस है। बट यहाँ पे एक मेजर और डिफरेंस है, अगर आपका कंपोनेंट है इस तरीके से पहले नल रिटर्न कर रहा है, आपने पहले से ही कुछ ना कोई स्टेट रिटर्न कर दी, तो इस केस के अंदर आपका यूज कंटेक्स्ट काम में नहीं करेगा, ये चीज काम नहीं करेगी आपको। देन इस केस के अंदर आपको यही यूज करना पड़ेगा यूज, और ये चीज लिखी है इन्होंने कि दिस वुड बी नॉट वर्क विद यूज कंटेक्स्ट बिकॉज ऑफ अर्ली रिटर्न, बिकॉज यहां पे हम लोगों ने रिटर्न करवा दिया, तो स्टेटमेंट यहीं से, आपका फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाएगा, कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यूज कंटेक्स्ट वाली, जो यहां पे लिखी हुई है ना, ये इस रिटर्न के साथ में काम नहीं करेगी। अगर आपको इसके साथ में भी डाटा चाहिए तो आपको यूज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बेटर यूज कर सकते हो आप लोग कंटेक्स्ट एपीआई के साथ में। ओके, सो देन इसके बाद में ना दो चीजें और आई हैं। इसमें आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू रिएक्ट डोम स्टैटिक एपीआई। सो कौन सी दो हैं, एक तो है प्री रेंडरिंग टू नोड स्ट्रीम। ये बेसिकली क्या होता है ना, स्टैटिक साइट जनरेशन के लिए होता है। अब स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है, जब आप लोग बिल्ड बना रहे होते हैं ना, उसी टाइम पे आपका जो HTML का डाटा है, जो पेजेस है, वो जनरेट हो जाते हैं। एक तो होता है डायनेमिक साइट जनरेशन, जब आप लोग मान लो पेजेस को लोड कर रहे हो तो तभी आपका डाटा जनरेट होता है, बिल्ड के टाइम पे होता है। तो जब डाटा आपके बिल्ड के टाइम पे जनरेट होता है तो उसके अंदर हम उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक साइट जनरेशन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग रन बिल्ड या फिर npm रन बिल्ड वाली कमांड चलाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो डाटा जनरेट होता है उसको ये चीज बोला जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली दो चीज आती हैं, एक तो प्री रेंडरर, और दूसरा क्या है हमें प्री रेंडरर टू नोड स्ट्रीम। तो बेसिकली ये दोनों एपीआईज करती क्या है, अगर मैं आपको दोनों के बारे में बताऊं तो जब आपकी जो स्टैटिक साइट जनरेशन की, जब आपके पेजेस जनरेट हो रहे होते हैं ना, तो ये सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको रेडी कर लेते हैं, वो उससे बेटर हो जाता है, बिकॉज जो आपके पहले से ही HTML के टैग्स वगैरह होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं सर्वर साइड के ऊपर ही, और उससे जो आपका सर्च इंजन होता है वो इजीली रीड कर पाता है चीज़ों को, राइट। तो मोटा मोटा ये कह सकते हो। अब इसके अंदर इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया है। देन एक सर्वर कॉम्पोनेंट, पहले हमारे पास बस क्लाइंट कंपोनेंट ही होते थे, अब हमारे पास सर्वर कंपोनेंट भी आ गए हैं। और Next.js ये जो सर्वर कंपोनेंट्स है ना, ये रिएक्ट से पहले ही ले आया था, मैं आपको पहले बता देता हूँ वैसे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर्वर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। ये हमें पता है कि रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो हम लोग बेसिकली काम करते हैं ना, वो क्लाइंट साइड के ऊपर होता है, यानी कि ब्राउजर के अंदर आके चीज़ें बनती हैं। तो जो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये आपके कंपोनेंट्स को सर्वर साइड के ऊपर ही बना देते हैं ताकि वो थोड़े से फास्ट लोड हो पाए। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो इन्होंने कहा है कि अलाउ रेंडरिंग कंपोनेंट अहेड अ टाइम, यानी कि पहले ही बना देते हैं बिफोर बिल्डिंग इन द इन्वायरमेंट सेपरेट फ्रॉम योर क्लाइंट एप्लीकेशन और SSR। दिस सेपरेट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड सर्वर, इज द सर्वर इन द रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट।
ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके सर्वर साइड के ऊपर ही बन के आ जाते हैं, बेसिकली उनको सर्वर कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अब सर्वर एक्शन क्या होते हैं? सर्वर एक्शन बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट कंपोनेंट होते हैं ना, उनको सर्वर कंपोनेंट से इंटरेक्शन करवाता है, राइट। मान लो आपने क्लाइंट कंपोनेंट बना रखा है, ठीक है, और आपका कोई फंक्शन है, असिंक फंक्शन है, उसको आप चाहते हो कि वो सर्वर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होके आ जाए पहले से, राइट। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम लोग? सर्वर एक्शंस का यूज कर लेंगे, और जो आपका असिंक फंक्शन होगा वो सर्वर साइड के ऊपर ही आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हमें इस चीज का बेसिकली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है रेफ की। रेफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट है? पहले जब आप लोग रेफ को यूज करते थे ना, तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से पास नहीं कर सकते थे। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड रेफ इन रिएक्ट। सो फर्स्ट वाले लिंक पे जाता हूँ। अच्छा, इन्होंने पहले तो बोल दिया कि फॉरवर्ड रेफ है वो, अब फॉरवर्ड रेफ है वो, इसकी जरूरत नहीं है, डेप्रिशिएट हो गया है। अब आप रेफ को एज अ प्रोप यूज़ कर सकते हो। बट समझ लो एक बार के लिए क्या है, पहले आपको ऐसे यूज़ करना पड़ता था जब आप लोग एक रेफ को आपके चाइल्ड कंपोनेंट में भेजना चाहते थे, ठीक है। तो देन आपको इस तरीके से फॉरवर्ड रेफ यूज़ करना पड़ रहा था। देन फिर जो आपका सेकंड पैरामीटर होता है ना, वहां पे जाते प्रोप्स आपके फर्स्ट पैरामीटर में चले जाते थे, रेफ आपका सेकंड पैरामीटर के अंदर जाता था इस तरीके से, ठीक है। बट अब आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉरवर्ड रेफ वगैरह कुछ नहीं करना। जो रेफ होता है उसको आप लोग डायरेक्टली आपके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेफ है हमारे पास, रेफ यहाँ पे इस तरीके से चला गया। यहाँ पे कोई भी हम लोगों ने फॉरवर्ड रेफ इस तरीके से यूज नहीं करा जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से यूज हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही पैरामीटर आप देख सकते हो, हम लोगों ने यहाँ पे दो पैरामीटर यूज करे हैं, एक तो प्रोप्स एंड सेकंड कोमा लगा के रेफ। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो दो पैरामीटर यूज हो रहे हैं ना, एक प्लेस होल्डर देन कोमा रेफ, ये एक ही पैरामीटर है। इस तरीके से हम लोगों ने कोट्स लगा रखे हैं। तो अगर इसमें सेकंड पैरामीटर होता, कोट्स मेरा मतलब है यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना रखा है, ब्रेसेस लगा रखे हैं, इस ब्रेसेस के बाद में सेकंड पैरामीटर होता तो वो एज अ सेकंड पैरामीटर माना जाता। तो ये एक ही पैरामीटर है आपका, ठीक है, प्रोप्स के अंदर ये। कूल, ओके। सो एक तो ये इसके अंदर चेंज है। सेकंड चेंज इसके अंदर क्या है? रेफ के अंदर आप लोग ना यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन का यूज कर सकते हो। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। कहाँ चला गया क्लीनअप फंक्शन? ये आपने थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखी, तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ, डेप्रिशिएट एंड रिमूव फॉरवर्ड रेफ, ये हो गया आप, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, तो हाँ यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन फॉर रेफ। तो पहले हम लोग रेफ यूज़ करते थे ना, इस तरीके से यूज़ करते थे, एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पे रेफ यूज़ कर लिया, इनपुट रेफ, बस। अब क्या है, इस इनपुट रेफ के अंदर आप लोग यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन बना सकते हो, यानी रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको कोड लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हम लोग क्लीनअप करते थे ना कंपोनेंट विल अनमाउंट के जैसे यूज इफेक्ट के अंदर, तो सेम तरीका आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। देन थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, डिहाइड्रेशन। मे बी आपको डिहाइड्रेशन के बारे में ना पता हो, ये बेसिकली सर्वर साइड रेंडरिंग में काम आता है। तो ये करता क्या है, डिहाइड्रेशन सर्वर के ऊपर ही आपके HTML को जनरेट कर देता है। तो पहले क्या होता था कि जब इसके एरर्स आते थे ना, तो बड़े अजीब तरीके से एरर्स आते थे, जैसे कि यहाँ पे यूज क्लाइंट का एक है, यूज क्लाइंट का सेकंड है, मे बी बहुत सारे आते थे। बट अब नहीं, अब इसके जो एरर हैं वो सॉर्टेड हो गए हैं और थोड़े से मोर क्लियर हैं, आपको समझ में आएगा अच्छा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हो। देन कंटेक्स्ट एज प्रोवाइडर, पहले अब जब आप लोग कंटेक्स्ट API यूज करते थे ना, अगर मैंने इसके लिए लिखा है कि नहीं लिखा, ओके, एक कंटेक्स्ट API एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जब भी आप लोग कंटेक्स्ट API यूज करते थे ना, देन आपको पहले कंटेक्स्ट API देन प्रोवाइडर इस तरीके से यूज करना पड़ता था। आपको ये चीज़ कहीं और भी दिख जाएगी, देखता हूँ एक बार, डॉट प्रोवाइडर, देखो इस तरीके से यहाँ पे भी है, देन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। प्रोवाइडर का यूज करते थे बेसिकली। अब क्या है, ये कह रहे हैं भाई आपको प्रोवाइडर यूज करने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली यू कैन रेंडर कंटेक्स्ट एज अ प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। तो पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इस तरीके से लिखना पड़ता था। बट आपको यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे थीम कंटेक्स्ट लिख सकते हो, वो काफी रहने वाला है, ठीक है, ये इससे काम चलेगा आपका। ओके, सो देन इसके अंदर यूज डेफर्ड वैल्यू, ये हुक बेसिकली क्या करता था, मान लो आपकी एक UI है, आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक पार्ट है उस UI का, कोई कंपोनेंट है वो अपडेट ना हो, उसको डेफर्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो इस केस के अंदर आप क्या करते थे, यूज डेफर्ड वैल्यू हुक का यूज करते थे। बट उसके अंदर पहले कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होती थी, अब आप उसके अंदर इनिशियल वैल्यू डाल सकते हो। पहले इसमें इस तरीके से जाती थी, अब इसमें इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है। अब आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर में आपको जो डॉक्यूमेंट मेटा डेटा होता है उसका सपोर्ट मिल गया। जैसे आपने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया,
व्लॉग पोस्ट करके। अब ये जो व्लॉग पोस्ट है इसको मान लो आप पेज के जैसे यूज़ कर रहे हो, बिकॉज रिएक्ट के अंदर हम लोग रिएक्ट राउटिंग की हेल्प से कंपोनेंट को एज अ पेजेस के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इस तरीके से टाइटल, मेटा, लिंक ये वगैरह इजीली यूज़ नहीं कर सकते थे, आपको वार्निंग्स वगैरह आती थी, प्रॉब्लम्स होती थी इनके अंदर। बट अब आप लोग इनको आराम से यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। स्टाइल शीट, पहले आप कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से स्टाइल शीट नहीं डाल सकते थे, अब इस तरीके से आप लोग स्टाइल शीट भी डाल सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, हाँ अब एक चीज़ ये भी है ना कि जब आपने मान लो ये एक कंपोनेंट यूज़ करा कंपोनेंट 1 इस तरीके से, तो इसके अंदर आपने 2-3 बार लिंक डाल दिया ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब मान लो कंपोनेंट आपका रीयूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर क्या ये मल्टीपल टाइम रेंडर हो जाएंगे? जी नहीं, वोंट लीड टू द डुप्लीकेट स्टाइल शीट लिंक टू द डोम, ये एक ही बार करेंगे, मल्टीपल टाइम नहीं करने वाले, ठीक है। देन सपोर्ट ऑफ द असिंक स्क्रिप्ट, तो पहले आप लोग कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से असिंक स्क्रिप्ट का यूज़ भी नहीं कर सकते थे, वो अब आप लोग कर सकते हो, और ये डुप्लीकेट आपके कंपोनेंट में नहीं होगी, ठीक है। डुप्लीकेट सी लीड नहीं करेंगे, एक ही टाइम पे लोड होने वाला है, ठीक है। देन आता है ये प्री लोडिंग रिसोर्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि कुछ फाइल्स जो आपकी हैं वो पहले लोड हो जाएं, कुछ जैसे कि फॉन्ट है, CSS है, बाकी चीज़ें बाद में लोड होती रहें, तो वो अब आप लोग कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे प्रीनिट है, प्री लोड है, जो आप प्री लोड बोलोगे वो थोड़ी सी जल्दी लोड हो जाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूट लोड एंड एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट ईगरली, ठीक है। इसको सबसे पहले करेगा, इनिशियलाइज करेगा, इनको लोड करेगा। तो इस तरीके से आप उनको डिसाइड कर सकते हो कि किसको पहले लोड करना है, किसको बाद में लोड करना है, ठीक है। ओके, सो देन इसके बाद में क्या क्या रहेगा, कंपेटेबिलिटी विद थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट एंड एक्सटेंशन। इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सर्वर के ऊपर रेंडर करवा के लेके आते हो। मान लो जो आपने सर्वर से HTML लिया और जो आपके क्लाइंट साइड के ऊपर HTML है, वो चीज़ें मैच नहीं कर रही, ठीक है, मिसमैच है, उनकी वजह से एरर आ रहे हैं, तो वो चीज़ें अब हैंडल हो सकती हैं, ठीक है, उनको चीज़ों को हैंडलिंग करी जा सकती है। बेटर एरर रिपोर्टिंग, पहले जो एरर थे ना वो डुप्लीकेट आते थे इस तरीके से, जैसे कि ऊपर एक एरर है, सेम जो एरर है इसका यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो अब क्या है, इस तरीके से नहीं आएगा, आपको सिंगल एरर ही देखने को उनके लिए मिलने वाला है। आफ्टर दैट जो हमारे पास कस्टम एलिमेंट्स थे उनका सपोर्ट नहीं था पहले। कस्टम एलिमेंट के लिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, एक इसका एक अलग से आप यहाँ पे जाओगे ना, एक अलग से गिटहब की पैकेज भी है, ठीक है। तो ये पहले इनका सपोर्ट नहीं था प्रॉपरली, बट इनका अब सपोर्ट हो गया, और ये किसी जॉय ने किसी ने सपोर्ट करा है, तो इसके लिए उन्होंने थैंक यू वगैरह भी बोला है, ठीक है। अब अपडेट कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे आराम से नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट, कन्फ्यूजन वगैरह है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट देखना, उसके अंदर सारी अपडेटेड चीज़ें हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।